कोई इधर से उधर कहीं भी जाए, हरियाणा में बीजेपी का सफाया होना ही होना है, यह निश्चित है। इस बार सुपड़ा साफ होगा। देश की जनता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विषय में पूरी तरह से जान चुकी है जी। और वो ये बात जान चुकी है कि नरेंद्र मोदी जब भी बोलेंगे झूठ ही बोलेंगे। उनकी रगों में झूठ और धोखे के अलावा कुछ नहीं बहता है जी। वादा कोई भी जो चाहे वादे वो कर लें, कोई वादा पूरा करते नहीं हैं। तो जो वो कह रहे हैं आप उसके पहले ना लगा दीजिए ना, इसका मतलब यह है कि कभी नहीं करेंगे। जो वादा किया है उसे नहीं करेंगे और जो नहीं कहा है उसे वो कब करेंगे इसका पता नहीं है। राहुल गांधी ने इस बात को जो कहा है उसने कि जब तक जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी तब तक आरक्षण जारी रहेगा, इसमें कहां आरक्षण विरोधी बात कही है? ये तो पक्ष लिया है कि आरक्षण रहेगा इसमें, क्योंकि जातिगत व्यवस्था इस देश की सच्चाई है और ये लगातार ये सच्चाई हम सबके सामने है, ये बनी हुई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बारे में ये कहा जा रहा था कि कुमारी शैलजा जो कांग्रेस की जानी मानी हस्ती है, उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो कभी भी भाजपा में शामिल हो सकती हैं। तो कुमारी शैलजा भाजपा में नहीं शामिल हुई, बल्कि भाजपा के जो नेता हैं अशोक तंवर, वो कांग्रेस में शामिल हो गए। इस मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भानु प्रताप सर से। सर, स्वागत है आपका। अभी देश में हरियाणा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है और तुरंत होने वाला है। ऐसे में चुनाव से एक दिन पहले किसी पार्टी विशेष से किसी एक नेता का दूसरे पार्टी में शामिल हो जाना कितना चुनाव पे असर छोड़ेगा, क्या लगता है सर आपको? बीजेपी क्लीन बोल्ड हो गई। हाँ? ये तो बिल्कुल एकदम एंड टाइम पे जो है ना, सब विकेट सारे उखड़ गए बीजेपी के। हाँ। देखिए, मैं मानता हूं कि जो बीजेपी षड्यंत्र करने में नंबर 1 है जी। और झूठ फैलाने में नंबर 1 है। झूठ में अगर हरियाणा के संदर्भ में कहूं तो कुमारी शैलजा जी के विषय में जिस तरह का झूठ फैलाया और वहां पर एससी समाज को तोड़ने की, उसे बिखेरने की, बांटने की जो कोशिश की, उसमें वो पूरी तरह से असफल हुई। वो पार्टी जो झूठ फैलाती है, गलत बातें करती है, लोगों को धोखा देती है, जनता को धोखा देती है, आज उसके मुंह पर बड़ा करारा तमाचा पड़ा है और बिल्कुल एंड टाइम पर। भाई, कल चुनाव होने वाले हैं, कल वोट पड़ने वाले हैं, आज 4 तारीख है, कल चुनाव प्रचार बंद हुआ और अभी ये सब कुछ हुआ, तो इससे ज़्यादा क्लीन बोल्ड और क्या होगा मामला? तो खट्टर पट्टर मैं समझता हूं उनके सारे गुल्ली डंडे सब उखड़ गए होंगे इस बार में। तो भाजपा वालों का ये कहना है कि आंतरिक सूत्रों से हमें ये जानकारी मिली है कि अशोक तंवर जो थे वो डायरेक्ट राहुल गांधी के संपर्क में थे और ये पहले से प्लानिंग चल रही थी सर उनकी कि वो कांग्रेस में कभी भी शामिल हो सकते हैं। अबे तो तुम्हारे बीच में रह के एक आदमी दूसरी पार्टी के लीडर से डायरेक्ट संपर्क में है और एंड टाइम पे छक्का मार के और तुमको जो है उसने कर दिया, बिल्कुल हरा दिया। अब इससे ज्यादा तुम्हारा फेलियर क्या होगा कि जो व्यक्ति तुम्हारी पार्टी में है, तुम्हारे साथ है, वो क्या कर रहा है तुम्हें नहीं पता लग रही? तो फिर काहे की तुम्हारी इंटेलिजेंस है? काहे की पार्टी, काहे की सबसे बड़ी पार्टी का ढोल पीटते रहते हो? मैं समझता हूं ये बीजेपी का सबसे बड़ा फेलियर, और फेलियर तो क्या, बीजेपी का सफाया होना ही है। इस बार अशोक तंवर आए तो भी, नहीं आए तो भी, कोई इधर से उधर कहीं भी जाए, हरियाणा में बीजेपी का सफाया होना ही होना है, यह निश्चित है। इस बार सुपड़ा साफ होगा। सर, आपने कहा कि अशोक तंवर आए या फिर कोई भी आए, बीजेपी का सफाया निश्चित है, लेकिन दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि वो यही अशोक तंवर है जो कुमारी शैलजा के खिलाफ कभी भाजपा के तरफ से चुनाव लड़े थे। उनका ऐसे पलट जाना क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, बात तो शैलजा जी की पलटने की हो रही थी। बात अब उसमें तो बीजेपी पूरी तरह से फेल हो गई। हाँ। जो गलत प्रचार, हालांकि मैं ये मानता हूं कि जिस तरह का प्रचार करने का मौका बीजेपी को मिल गया शैलजा जी के संबंध में, कांग्रेस पार्टी को बहुत पहले इनिशिएट करना चाहिए था, जिस तरह की ये बात हुई। हालांकि बाद में खुद शैलजा जी ने ही अपना वक्तव्य देके कि मेरा तो मेरे रगों में कांग्रेस का खून है और मेरी तो अर्थी भी कांग्रेस के झंडे में ही लिपट कर जाएगी, ये बात कह के सारी चीजों को क्लियर कर दिया। पर ये बहुत पहले होना चाहिए था, 4-5 दिन पहले होना चाहिए था जब ये सारी बातें। खैर, उसके बावजूद भी अब आप उनकी बात कर रहे हैं, तंवर की,
तो बीजेपी अपने ही व्यक्ति को नहीं संभाल पाई। दूसरी बात यह है कि कुछ नेताओं का होता है, ये चरित्र बन गया है लोगों का कि जहां देखे तय परात वहीं गाओ सायरे रात। तो जिसको जहां मौका लगता है और जिस समय मौका लगता है वो वहीं भाग जाता है। ये नेताओं का चरित्र बन गया। तो इस विषय पे बहुत ज्यादा कहने की जरूरत भी नहीं है, जनता सब कुछ समझ चुकी है। पर फिर भी वो पार्टी जो औरों को तोड़ती रही थी, एंड टाइम पे उसमें ये टूट पड़ी। ये बहुत बढ़िया हुआ। फर्क कितना पड़ेगा मुझे तो नहीं पता, लेकिन कुछ तो पड़ेगा ही पड़ेगा। पर एक फर्क तो जरूर पड़ गया कि बीजेपी वालों का मॉरल डाउन जरूर होगा। और पब्लिक में इतनी बात तो जाएगी कि बीजेपी के समापन के दिन आ रहे हैं। हरियाणा से तो समाप्त होगी ही होगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सर, आपने कहा कि बीजेपी के समापन का समय आ चुका है। इस बीच हरियाणा में जिस तरीके से चुनाव के प्रचार प्रसार में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सहभागिता निभाई है, लगातार वो रैलियां करते रहे हैं, उन्होंने कई सारे वादे किए हैं हरियाणा के जनता से। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि रैली में इस तरह का उनका वक्तव्य कहीं चुनाव में प्रभाव छोड़ जाए, कहीं बाजी पलट जाए, बीजेपी के हाथ में तो नहीं आ जाए? देखिए, देश की जनता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विषय में पूरी तरह से जान चुकी है जी। और वो ये बात जान चुकी है कि नरेंद्र मोदी जब भी बोलेंगे झूठ ही बोलेंगे। उनकी रगों में झूठ और धोखे के अलावा कुछ नहीं बहता है जी। वादा कोई भी जो चाहे वादे वो कर लें, कोई वादा पूरा करते नहीं है। ये उनका पूरा 10 साल का इतिहास है। उससे पहले का भी है गुजरात का, लेकिन कम से कम 10 साल का तो पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा ही है। अगर गुजरात का छुपा हुआ भी है तो, हालांकि अब तो वो भी खुल के बाहर आ रहा है। तो जो वो कह रहे हैं आप उसके पहले ना लगा दीजिए ना। इसका मतलब यह है कि कभी नहीं करेंगे। जो वादा किया है उसे नहीं करेंगे, और जो नहीं कहा है उसे वो कब करेंगे इसका पता नहीं है। नरेंद्र मोदी की यह धोखा देने की आदत है। और रही भीड़ पब्लिकों के आने जाने की या पब्लिक मीटिंग करने की, तो किराए की भीड़ है, अगर आती जाती भी है। मन से कोई नहीं आता जाता है। मीटिंग आप 1 नहीं 10 कर लो। मीटिंग तो इसमें भी करी थी लोकसभा चुनाव में, और लोकसभा चुनाव में जो बेईमानी सिद्ध कर दी 3 बहुत बड़ी एजेंसियों ने, द वायर ने, वोट फॉर डेमोक्रेसी ने, एडीआर ने, कि 2024 के चुनाव में व्यापक धांधली हुई है। 5 करोड़ वोट बढ़ाई गई हैं, जिसकी वजह से 79 सीटें बीजेपी जीत कर आई है। अगर वो 79 माइनस कर दो तो 160 पे बीजेपी आ जाती है। तो मोदी का इतना प्रचार, इतना सारा ढोंग सब कहाँ गया? मिट्टी में मिल गया ना। तो जनता ये समझती है कि मोदी कितने बड़े झूठे हैं, कितना झूठ बोलते हैं, और जनता से किया गया कोई वादा पूरा नहीं करते हैं। तो सब जानते हैं कितनी मीटिंग कर लो, फर्क कुछ नहीं होना। 8 तारीख को पता लग जाएगी। अगर इलेक्शन कमीशन ने बेईमानी नहीं की, जिसकी संभावना कम है, मुझे लगती है कि जरूर करेगा वो भी। सर, आप आश्वस्त हैं इस चीज को लेके? बिल्कुल बेईमानी करेगा। अगर नहीं की और इलेक्शन बिल्कुल साफ सुथरा हो गया तो आप देख लेना 90 में से 10 सीटें भी बीजेपी ला नहीं पाएगी। 10 सीटों की बात कर रहा हूं मैं। इतनी बुरी हार होने जा रही है बीजेपी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर प्रगतिशील देश की बात करते हैं। उन्होंने रैली में कहा है कि मैं अमेरिका से आया हूं। अमेरिका में इस बात की खासा चर्चा हो रही है कि देश के प्रधानमंत्री हरियाणा की जनता के लिए बहुत सोचते हैं, और भाजपा जो है बिल्कुल भी किसान विरोधी पार्टी नहीं है। इन सारी बातों का कितना इफेक्ट पड़ सकता है हरियाणा चुनाव? अच्छा, अमेरिका वालों के पास इतना टाइम है जो ये सोचेंगे कि हरियाणा में कितना असर पड़ रहा? देश के प्रधानमंत्री ने ये बयान दे दिया। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री तो कुछ भी दे सकते हैं। कोई सबूत है क्या? उसने क्या जो बाइडेन ने कहा, या कमला हैरिसन ने कहा, या ट्रंप ने कहा? किसने कहा? अमेरिका के कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि बड़ी चर्चा हो रही है कि देश के प्रधानमंत्री हरियाणा के विषय में सोच रहे? देश के प्रधानमंत्री तो सबके विषय में सोचते हैं। करते क्या हैं प्रधानमंत्री? करते क्या हैं? प्रगतिशील की बात कर रहे हैं। प्रगति होती है शिक्षा से। देश के प्रधानमंत्री ने इस देश की शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया, बंटा ढार कर दिया, खत्म करने की कगार पर पहुंचा दिया एजुकेशन को। तभी उसका एक उदाहरण इसी से समझ लें कि तभी आज की तारीख में इस देश में 8 लाख से ज्यादा बच्चे प्रति साल, प्रति ईयर
इस देश को छोड़ के बाहर पढ़ने जा रहे हैं। तो फिर से अगर जो देश प्रगतिशील है तो शिक्षा बढ़िया होनी चाहिए, और शिक्षा बढ़िया होनी चाहिए तो बच्चे काहे को छोड़ के जा रही है नहीं है। दूसरा, पिछले 10 साल में 15 लाख से ज्यादा लोग, इस देश के करोड़पति, अरबपति, खरबपति, इस देश की नागरिकता छोड़ के विदेशों में जाके बस गए। अगर ये देश इतना ही प्रगतिशील है, सारा सब कुछ है, तो काहे को बस गए? सो मैंने कहा था, मोदी जी के मन में जो आता है वही कह देते हैं, जो मन में आता है, और उन्हें सबूत देने की जरूरत नहीं है। एक मैं कहानी सुनाता हूँ, मोदी जी क्या ढपोल शंख, एक संस्कृत में कहानी है, संस्कृत में कहानी ढपोल शंख वाले, कि उससे जो पूछे जो 100 रुपये, जो 100 क्यों 200 ले, जो कि 1000 रुपये 1000 क्यों 5000 ले, देना कुछ नहीं है। यही मोदी का हाल है। अगर वाकई में मोदी इस देश की प्रगति चाहते तो सबसे पहला काम जो होना चाहिए था वो एजुकेशन पे होना चाहिए था। दूसरा काम जो होना था वो लोगों की स्वास्थ्य सुविधाएं उन्हें प्रदान करने पर होना चाहिए था, और तीसरा काम जो होना था वो होना था लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, रोजगार मिले, नौकरी मिले। अरे लगभग 1 करोड़ के लगभग नौकरियां तो इसी में खाली पड़ी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उन्हें ही भर दो तुम। 10 साल में उन्हें नहीं कर सकते। तीसरा टर्म तुम्हारा चल रहा है, उसमें इस तरह का कोई कदम नहीं उठा रहे। पूरे देश में सेंटर में और स्टेट में मिला के तकरीबन 2 करोड़ नौकरियां खाली पड़ी हैं जो अप्रूव्ड हैं। तो कम से कम जहां तुम्हारी सरकार नहीं है वहां तुमसे मान सकते कि वहां नहीं कर सकते, पर जिस राज्य में तुम्हारी सरकार है वहां तो कर सकते। तुमने किया नहीं किया। भयानक बेरोजगारी है। हम मोदी जी की बात कर रहे हो आप। सर, आपने एक शब्द का प्रयोग किया, ढपोल शंख। ये शब्द सुनते मुझे बड़ी अंदर से हंसी आई है, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि पूरे साल में मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। पूरे साल में? जी। यहां पहले कही थी उन्होंने पूरे साल जी, में, जी, है ना? जी। और दी कितनी? 10 साल में 7 लाख और 5,000 के लगभग, सिर्फ इतनी। ये अब इससे बड़ा धोखा, इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा इस देश की जनता की पीठ में छुरा भोंकना क्या हो सकता है कि 2 करोड़ प्रति ईयर देने का वादा करने वाला पूरे 10 साल में 7 लाख के लगभग नौकरियां दे पा रहा है। और इस देश के युवाओं का, विशेषकर उन युवाओं का जो आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हैं, जो सेना में जाना चाहते हैं, उनके अरमानों को पूरी तरह से दफन कर दिया। अग्निवीर योजना लाके खत्म कर दिया उनके। अब किसी इच्छा नहीं होती कि देश के लिए जाके वहाँ सीमा पर खड़ा होगा, लड़ेगा, सैनिक की वर्दी होगी, सीना तान के कहेगा मैं सैनिक हूँ। हाँ, तो भर्ती भी हो जाए तो सैनिक का दर्जा भी नहीं उसे। शहीद की तो बात ही छोड़ दो आप, सैनिक का दर्जा नहीं है उसको। ये हाल कर दिया मोदी ने। इस तरह से उन युवाओं के जो अरमान हैं, उनकी इच्छाएं, जो महत्वाकांक्षाएं, उनको पूरी तरह से तेल डाल के जला दिया मोदी ने। सर, मैं एक बार चाहूंगी कि हमारे दर्शक हैं उनको आप एक बार ढपोल शंख का अर्थ समझा दें। देखिए, संस्कृत में एक बड़ी बढ़िया कहानी है। मैंने 9वीं 10वीं में मेरे पास संस्कृत थी, उसमें थी ये कहानी संस्कृत में। उसमें ऐसा था कि एक व्यक्ति गरीब था, तो उसकी पत्नी ने कहा यार कुछ काम कर, क्या करें। जाके बेचारा गया जंगल में, तो कोई संत महात्मा जा रहे थे। उन्होंने देखा क्या बात है, बहुत परेशान, महाराज कुछ भी नहीं, काम भी करूं तो भी रोटी तक भी नहीं मिलते ढंग से। तो एक छोटी सी संखी थी उनके पास जी। उन्होंने उसको दे दी। उसे कहा कि इससे तू जो मांगेगा तेरा वो हो जाएगा, काम पूरा। ठीक है, वो लेके चला गया। अब उसने जो उससे मांगना शुरू किया जी। तो उसने जो मांगा, खाना मांगा तो खाना आ गया। कहानी है ये, संस्कृत में है बाकायदा लिखी हुई। और उसके बाद उसने पैसे मांगे तो वो भी आ गए। अब पड़ोसी था, वो देखते देखते मतलब उसने देखा कि यार इसके तो बाद सारा सब कुछ बढ़िया हो गया, मकान भी बढ़िया बना, क्या है। तो उसने रात जाना, उसको पता लग गया भाई संखी है इसके पास में। अच्छा जी। तो उसने वो संखी पड़ोसी ने चुरा ली। अब चुरा ली तो सारा काम बंद, खत्म। क्या करे, फिर परेशान, फिर पहुंचा वो वहाँ जंगल में। वो महात्मा फिर मिल गए। उन्होंने कहा भाई क्या बात है, मैंने तो दिया सब ठीक था, महाराज सब ठीक था, लेकिन ये हो गया। बता दी कहानी। ओहो, तो उन्होंने फिर दिया एक शंख बड़ा सा और बता कि तू इसे ले जा, बता दे उसकी कहानी क्या है, ढपोल शंख। तो उसका ढपोल शंख का काम यही था कि वो उससे कहता कि भाई मुझे 1,000 रुपये चाहिए। तो 1,000 क्यों, 2,000 ले। ये ले जाके वो ले गया और अपने घर में जैसे ढपोल शंख की रखी थी ऐसी पूजा करने लगा।
अब पड़ोसी के सामने कि यार मैंने तो किया था पर इस पर तो कुछ असर नजर नहीं आ रहा, क्या बात है। वो पड़ोसी झांकने लगा, तो जब पड़ोसी झांकने लगा तभी उसने उसके सामने कहा भाई मुझे इतना चाहिए, कि इतने क्यों, तू इतना ले, कि नहीं और इतना और चाहिए, कि इतना नहीं तू इतना ले। वहाँ यार इससे तो ऐसी बड़ी चीज मिल गई, मतलब जितने मांग रहा उससे ज्यादा दे रहा। तो फिर उसने क्या काम करा, उससे बात करी, भाई क्या है कि मेरे पास है इसे, कि यार वो ये ले ले तो वो मुझे दे दे, हाँ ले ले। तो उसने जो है वो संखी उससे बदल ली, तो वो संखी आगे जो देने वाली थी उसी के पास, ओरिजिनल के पास, और वो शंख चला गया उसके पास, ढपोल शंख। अब पड़ोसी जो उससे मांगते रहे जो मुझे 1 लाख दे, एक क्यों तो 2 लाख ले, दे कुछ नहीं वो। यही काम मोदी का है कि बस कहे चला जाएगा कि ये भी ले, ये भी ले, ये भी ले, और देना किसी को कुछ नहीं है, क्योंकि दिया जाता तो कुछ तो होता। और उसका एक उदाहरण बताता हूं, लेटेस्ट, इसकी रिसर्च कर लेना। ये सबसे बढ़िया उदाहरण। इस समय मोदी सरकार को बचाने वाले, चलाने वाले कौन है? 2, एक नीतीश कुमार और दूसरे आपके चंद्रबाबू नायडू। इनको वादा किया है तुम्हें राजधानी बनाने की, अमरावती राजधानी बनाने के लिए पैसा देंगे खूब, नीतीश कुमार को भी तुम्हें लेंगे। अभी तक दिया क्या? झुंझुना। सिर्फ वादा किया है, सिर्फ जो कहो ले लो। सत्ता में बने रहने के लिए मोदी की फितरत है, किसी के पैर छूने पड़े तो पैर छुए, धोने पड़े तो धोएगा, किसी को झूठ बोलना पड़े जो बोलेगा, लेकिन देना किसी को कुछ नहीं है। इसीलिए मैं ढपोल संघ मोदी को कहता हूं, दे दो, कह दो कुछ भी, ले जा भाई, तुम्हें मिलेगा कुछ नहीं। अच्छा सर, आपने विदेश की बात की है। हाल ही में इसी बीच में राहुल गांधी जो थे वो वाशिंगटन गए हुए थे। वहाँ जब वो भाषण कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ बोल रहे थे, वहाँ के एक स्टूडेंट जिसका नाम था आरुषि, उसने उनसे एक सवाल पूछा। सवाल उसका ये था कि देश में आप लोग आरक्षण कब खत्म कर रहे हैं? राहुल गांधी का जवाब आता है, जब तक जातिगत व्यवस्था खत्म नहीं होगी हम आरक्षण नहीं खत्म करेंगे। इस बात को लेकर हमारे देश में कई सारे मुद्दे बने। भाजपा की तरफ से ये कहना है कि राहुल गांधी आरक्षण विरोधी हैं। कई सारे नेताओं ने ट्वीट भी किया इसको लेके, कई सारी बातें इस बारे में की जा रही है। आपका क्या कहना है सर? देखिए, भाजपा का जो कहना है वो ऐसे ही है जैसे शैलजा के विषय में कहा। शैलजा जी के विषय में जिस तरह का झूठा प्रचार किया, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि भाई वो बीजेपी ज्वाइन करने वाली हैं या वो कांग्रेस से नाराज हैं या वहाँ के नेताओं से ना, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन उनकी चुप्पी की वजह से उन्होंने सिर्फ उसका झूठा प्रचार किया। जहाँ तक राहुल गांधी जी का कहना है, मैं इसमें हल्का सा करेक्शन करना चाहूँगा। राहुल गांधी जी को ये नहीं कहने की जरूरत थी कि जब तक देश में जातिगत व्यवस्था खत्म नहीं होगी तब तक हम आरक्षण खत्म नहीं करेंगे। अगर ये शब्द हैं तो उसकी जगह यह कहना चाहिए था कि जब तक देश में जातिगत व्यवस्था बनी रहेगी, अन्याय और अत्याचार लगातार बना रहेगा, असमानता लगातार बनी रहेगी, तब तक देश में आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। ये इस तरह से उनको कहना चाहिए था। बहरहाल उन्होंने जो बात कही है, मैं इस बात का स्वागत करता हूं। और बीजेपी बेवजह इस बात को ये कह के कि आरक्षण विरोधी, ये आरक्षण विरोधी नहीं है। ये वो बात राहुल गांधी ने कही है जो हकीकत में इस देश में है। सच्चाई यही है। ये आरक्षण तभी खत्म होगा। हालांकि मैं ये मानता हूं कि बीजेपी ने जिस तरह से निजीकरण किया है, जिस तरह से 4th क्लास में और नीचे 3rd क्लास के उसमें जो है उन्होंने ठेका प्रथा, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब लागू कर दिया है, उससे ऑलमोस्ट आरक्षण खत्म हो गया है। जितने भी पद खाली पड़े हैं उनको भरा नहीं जा रहा, तो आरक्षण खत्म हो जा रहा है। निजीकरण जो है ये आरक्षण को खत्म करने का एक तरीका है, पर जब तक संविधान जिंदा है ये व्यवस्था खत्म नहीं होगी। और हकीकत में जो भी नेता हैं किसी भी इसके या इस पक्ष के, वो मुंह से चाहे कुछ भी कहें, अंदर से कुछ भी कहें, लेकिन जो चीजें हैं सामने जो आ रही हैं वो इसी बात को सिद्ध करती हैं कि वो यही चाहते हैं। बीजेपी वाले तो बिल्कुल चाहते हैं कि आरक्षण यूं इतनी देर में खत्म हो जाए, पर सब कुछ उनके हाथ में है नहीं।
इस मुद्दे से संबंधित एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी सर। बाबा साहब अम्बेडकर के परपोते जो राजरत्न अम्बेडकर हैं, उन्होंने साझा करते हुए ये कहा था कि बीजेपी ने लगातार उन पे 2 दिनों तक प्रेशर बनाया कि आप राहुल गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट करो। उन्होंने बोला कि राहुल गांधी ने मेरे समझ से कुछ गलत कहा नहीं है, अगर कहा है तो ये आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। उन्होंने ये कहा कि मैं आपके कहने से किसी तरह का कोई प्रोग्राम या प्रोटेस्ट उनके अगेंस्ट नहीं करूंगा। इस पे आप कुछ कहेंगे? जब बीजेपी ने प्रेशर बनाया जी, 2 दिनों तक लगातार, इतनी हिम्मत हो गई, बाबा साहब के पड़पोते पर बीजेपी प्रेशर बनाने की हिम्मत कर सकती है जी। मुझे लगता है उनकी औकात इतनी तो है नहीं कि मेरे जैसे व्यक्ति पे भी प्रेशर बनाने की कोशिश कर सके इसके लिए। और वो होते कौन है प्रेशर बनाने? क्योंकि लगातार कई नेताओं के ट्वीट भी आए हैं, मायावती और चिराग पासवान ने भी ट्वीट किया है, उनको आरक्षण विरोधी बताया है सर। किसको? राहुल गांधी जी को। तो मैं समझता हूँ इनकी बुद्धि पर मुझे तरस आता दोनों की, जिनकी आपने बताई, चिराग पासवान और मायावती। राहुल गांधी ने इस बात को जो कहा है उसने कि जब तक जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी तब तक आरक्षण जारी रहेगा, इसमें कहां आरक्षण विरोधी बात कही है? ये तो पक्ष लिया है कि आरक्षण रहेगा इसमें, क्योंकि जातिगत व्यवस्था इस देश की सच्चाई है और ये लगातार ये सच्चाई हम सबके सामने है, ये बनी हुई है। हम कौन सी ऐसी चीज है जो जातिगत वो उसमें नहीं करते? हम हमारे शादी व्यवहार जितने भी होते हैं जातिगत आधार पर होते हैं, हमारे जितने भी त्योहार होते हैं जातिगत आधार पर होते हैं, हमारे रिश्ते जातिगत आधार पर हैं सारे के सारे। तो जातिगत व्यवस्था देश की सच्चाई और जातिगत व्यवस्था जिन्होंने बनाई वो उसे बरकरार रखना चाहते हैं और जब तक ये बरकरार रहेगी तब तक आरक्षण रहेगा। तो इसमें आरक्षण विरोध कहां हो गया? मैं समझता हूं ऐसे लोगों की, ऐसे इन्हें नेता कहना भी बड़ी दुख की बात है जो इस बात का वो कह रहे हैं कि सब राहुल गांधी आरक्षण विरोधी हैं। इसमें कोई आरक्षण विरोधी बात नहीं है। मैं पूरी तरह से राहुल गांधी की बात से सहमत हूं कि राहुल गांधी ने कोई भी आरक्षण विरोधी बात नहीं कही है, बल्कि आरक्षण का समर्थन किया है और इस देश की गंदी व्यवस्था को खत्म करने के लिए उन्होंने एक अच्छा स्टेटमेंट दिया है। और राजरत्न अंबेडकर जी ने भी जो बात कही है कि राहुल गांधी ने आरक्षण का विरोध नहीं किया इसलिए उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, बहुत अच्छी बात है, मैं उनकी बात से भी सहमत हूं। पर एक बात का जो इतनी हिम्मत हो गई, बाबा साहब के पड़पोते पर जाके प्रेशर बना रही बीजेपी, इतनी औकात है बीजेपी की। देश में अभी फिलहाल तो हरियाणा चुनाव का जो माहौल है काफ़ी गर्म है। इसके बाद कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे विधानसभा चुनाव होने वाला है। कई सारे ऐसे मुद्दे आए जो काफ़ी चर्चा में रहे, सुर्खियां बटोरे, कई सारी ऐसी बातें हुई जो खुलकर आई। अब देखना ये है कि चुनाव का जो नतीजा है, परिणाम है, क्या आता है। इस तरह की खबरों से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ जनता लाइव में। और सर आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।